देवी और सज्जनों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपका सोल्जर्स वॉइस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे पूरा देश पिछले महीने दिसंबर के अंदर बहुत भयभीत था, चकित था कि क्या हुआ ये। पंजाब में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट पे गए, जिन्होंने 4000 से ज़्यादा करोड़ से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स का घोषणा करनी थी, उस दिन उनके साथ में क्या हुआ है पूरा देश, क्या पूरी दुनिया जानती है। मैं इस पे चंद बातें कहना चाहूँगा। न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों की मीनार गिरी, न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों की दीवार गिरी, पर लोग मुझे गिराने में कई कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं फिर से जी गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब भटिंडा एयरपोर्ट पर पंजाब के अधिकारियों से कहा कि अपने चीफ मिनिस्टर को बोलना कि मैं जिंदा जा रहा हूँ यहाँ से, बहुत दुख की बात है। मात्र 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर था। क्या हुआ उस दिन, उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आज अपने लोगों से पता होना चाहिए हमें कहाँ पे क्या हुआ। मैं एक मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते आपसे ये बातें शेयर करूँगा। पीएम मोदी की जो सिक्योरिटी ब्रीच थी, जो उसमें चूक हुई, किस कारण हुई, जिसके लिए 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंसे रहे हमारे प्रधानमंत्री जी। ये गंभीर चूक इसलिए भी कही जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस फ्लाईओवर पर फंसे थे वो पाकिस्तान की सीमा से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। इतना ही नहीं, ये गंभीर चूक इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसे अपनी जान का खतरा बताया। उन्होंने पंजाब सरकार के अधिकारियों से कहा कि वो अपने सीएम को थैंक्स कहें क्योंकि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। इस पर कुछ सवाल निश्चित रूप से खड़े होते, राज्य सरकार के ऊपर भी, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर भी। पहला सवाल, रूट को ग्रीन सिग्नल किसने दिया? गृह मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी सुबह भटिंडा एयरपोर्ट पर उतरे। उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैन वाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर पहुंचना था। मौसम खराब होने से एयरपोर्ट पर पीएम ने 20 मिनट तक इंतजार किया। बाद में सड़क के रास्ते जाने का फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक पंजाब पुलिस के डीजीपी ने रूट को ग्रीन सिग्नल दिया था। उसके बाद ही पीएम मोदी का काफिला सड़क के रास्ते रवाना हुआ। अब सवाल ये है, जब पंजाब पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया था प्रधानमंत्री की सुरक्षा और रास्ते में किसी तरह की गतिरोध नहीं होने का, तो क्या जानबूझ करके झूठ बोला गया? क्यों हुआ ऐसा, क्यों ऐसा कहा? दूसरा सवाल जो हर आदमी के जहन में आता है, एक आम नागरिक के जहन में आता है, काफिला फंसा तो इलाका खाली क्यों नहीं कराया गया? गृह मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी का काफिला राष्ट्रीय शहीद स्मारक से 30 किलोमीटर पहले एक फ्लाईओवर पर फंस गया। प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक दिया और सड़क जाम कर दी। सवाल उठता है कि अगर फ्लाईओवर पर काफिला फंस गया था तो आसपास के इलाके को खाली क्यों नहीं कराया गया? अगर पुलिस प्रदर्शनकारियों को नहीं हटा पाई तो 20 मिनट में अतिरिक्त फोर्स का क्यों नहीं इंतजाम किया गया, क्यों नहीं बुलाई गई? तीसरा सवाल हर इंसान के जहन में आएगा, डीजीपी चीफ सेक्रेटरी काफिले के साथ क्यों नहीं थे, जबकि ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है। पीएम मोदी जब भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए वहाँ न तो डीजीपी थे और न ही चीफ सेक्रेटरी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के काफिले के साथ डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी रहते हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी के काफिले में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी गाड़ी तो थी, लेकिन दोनों अधिकारी उसमें गायब थे। कितना बड़ा लैप्स। सवाल उठता है कि डीजीपी और सीएस की ओर से एसपीजी को रूट क्लियर होने का आश्वासन मिला था, क्यों दिया गया? काफिले में डीजीपी और सीएस मौजूद क्यों नहीं थे? चौथा सवाल, इमरजेंसी रूट को लेकर पुलिस ने क्या तैयारियां की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है, लेकिन जब पीएम किसी राज्य के दौरे पर जाते तो उस राज्य की पुलिस की भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। सरकार को पहले ही बता दिया गया था उन्हें रसद और सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ आकस्मिक योजना के लिए भी तैयारी करनी चाहिए थी। इमरजेंसी रूट्स भी उन्होंने डिसाइड करने चाहिए थे। गृह मंत्रालय के मुताबिक डीजीपी ऑफिस से रूट क्लियर होने का सिग्नल मिलने के बाद ही पीएम मोदी का काफिला सड़क से निकला था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने रास्ता ब्लॉक कर रखा था। इससे पंजाब पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं, क्या पुलिस ने इमरजेंसी रूट को लेकर कोई तैयारी नहीं की थी? पांचवा सवाल, प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले ही पूरा प्लान तैयार कर लिया जाता है। हर जगह पर पीएम को सुरक्षित निकालने के लिए कंटीजेंसी प्लान भी तैयार होती है। इसके अलावा एक वैकल्पिक रास्ता भी तय किया जाता है, वो क्यों नहीं किया? छठा सवाल, प्रदर्शनकारियों को कैसे पता चला कि उनका रूट अब ये है? तय कार्यक्रम के मुताबिक
प्रधानमंत्री मोदी सड़क के रास्ते रास्ते शहीद स्मारक जाने ही नहीं वाले थे, क्योंकि उन्होंने हेलीकॉप्टर से आना था। उनके प्लान में अचानक बदलाव हुआ, प्रधानमंत्री मोदी सड़क से जाएंगे। इस बारे में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी समेत राज्य के शीर्ष अधिकारियों को ही जानकारी थी। फिर भी पीएम मोदी जिस सड़क से निकलने वाले थे उसे किसान प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक कर दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रदर्शनकारियों को कैसे पता चला। सातवां सवाल, केंद्र सरकार पूरे मामले में पंजाब पुलिस मूक दर्शक बनी रही। जिन लोगों ने सुरक्षा को भंग किया उन लोगों को प्रधानमंत्री गाड़ी के पास तक किसने आने दिया, क्यों पहुंचाया। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो एसआईटी गठित कर ही दी है, जिसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस को अध्यक्ष नियुक्त किया है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे जहन में कुछ सवाल आते हैं इस इश्यू के ऊपर, जो मैं पूछना चाहूँगा पंजाब गवर्नमेंट से, एसपीजी से, और जो जिम्मेवार है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए उन सभी से। सबसे पहले ऑपरेशनल कंटिजेंसीज को ध्यान में रखना चाहिए था। इमरजेंसी प्लान, सीक्रेट ऑपरेशंस, डमी ड्रिल्स कैरी आउट करनी चाहिए थी। ओपन इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो उपलब्ध थे उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। राज्य सरकार का कैजुअल अप्रोच और उनका कैजुअल एटीट्यूड भी एक इसका कारण था। कभी सुरक्षा एजेंसी जैसे एसपीजी, आईबी, रॉ, स्टेट इंटेलिजेंस सिस्टम को वीआईपी के साथ कुछ बातें साझा करनी चाहिए, वो क्यों नहीं की गई। पंजाब में डीजीपी की पोस्ट के लिए काफ़ी टसल चल रही थी। इसमें भी यही कारण है कि वहाँ कमज़ोर सुरक्षा कवच उपलब्ध था, कोई डाउट नहीं है इसमें। मेरा क्या, मुझे क्या, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, उसकी जिम्मेवारी है, बहुत लोग हैं इसको देखने वाले, ये कुछ बातें वहाँ पे चली हैं। मेरे को लगता है यही कारण है कि उस सुरक्षा में चूक हुई है। राजनीतिक अस्थिरता को नज़रअंदाज करते हुए सुरक्षा संस्थाओं को अपनी जिम्मेवारी पर फोकस करना चाहिए था। हमें पता है पंजाब के अंदर प्रॉब्लम थी, उनके अध्यक्ष और सीएम के आपस में तालमेल ठीक नहीं था। पहले कुछ दिन पहले उनका सीएम बदला गया था, पर इनके अलावा सिक्योरिटी एजेंसी जो वहाँ की पुलिस है उनका तालमेल फेल क्यों हुआ। अगर हम जिम्मेवारी की बात करें तो चूक एसपीजी के स्तर भी कहीं ना कहीं हुई है। दे नीड टू रिव्यू द एसओपी, जो उनकी ब्लू बुक है उसको रिव्यू करें, जो वीआईपीज की सिक्योरिटी के ऊपर बनी हुई है। या तो वीआईपी सिक्योरिटी मतलब जीरो सिक्योरिटी होती है, या 100% सिक्योरिटी, बीच का रास्ता कोई नहीं होता जो इसमें तय किया गया। इसमें जो देखने को मिला, जिम्मेवारी तय करना इस सुरक्षा में सेंध लगने के लिए बहुत 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 ज़रूरी है, ताकि आगे कोई ऐसी घटना ना घटे। हमारे देश की बदनामी हुई इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी अवस्था में कुछ बाहरी देश अपने वीआईपी की सुरक्षा के लिए भी हमारे देश में चिंतित होंगे, तथा भविष्य में हमारे संबंधों पर फर्क पड़ेगा। कोई रास्ते हेड भारत आने से पहले सोचेगा, जहाँ उनका खुद का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है और दूसरों का क्या अंजाम होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारी बहुत बदनामी हुई है, छू हुई है हमारे देश के सुरक्षा तंत्र की। मैं अब कुछ बातें बताना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर से पंजाब के सिख नाराज़ क्यों थे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिखों के लिए स्पेशली काफ़ी स्पेशल पैकेजेस भी उन्होंने अनाउंस किए हैं, जिसमें सबसे पहला मैं बताऊंगा गुरुद्वारा सर्किट, जो यात्रियों को देश भर में तीर्थ यात्रा पर ले जाएगा। अमृतसर से शुरू होकर 11 दिवसीय यात्रा कम से कम 4 प्रमुख गुरुद्वारों को कवर करेगी, जिसमें अमृतसर में हरमिंदर साहिब, बिहार की राजधानी में पटना साहिब, नांदेड़ महाराष्ट्र में हुजूर नांदेड़ साहिब, भटिंडा में दमदमा साहिब शामिल है। ये प्रधानमंत्री जी ने शुरू करवाया है। सिखों के साथ प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत संबंध उनकी सरकार द्वारा पूरे समुदाय के काम करने के लिए, गुरुओं और उनके शिक्षाओं का जश्न मनाने के लिए उठाई गई कई कदमों से स्पष्ट है। श्री गुरु नानक देव जी की 350वीं जयंती पर श्री गुरु गोविंद जी को 350 जयंती में मोदी जी की व्यक्तिगत भागीदारी, वो खुद वहाँ पे उपस्थित थे। ये कम नहीं, एक देश के राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। मोदी सरकार ने पिछले साल सितंबर में FCRA पंजीकरण अनुमति देकर दरबार साहिब के भक्तों की 10 को पुरानी मांग को भी हल किया, जो दुनिया भर में बैठे सिख सेवा में भाग ले सकेंगे। 2018 में मोदी सरकार ने गुरुद्वारे में लगे लंगर से GST हटाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया था। लंगर में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों पर केंद्रीय GST और IGST की प्रतिपूर्ति के लिए 325 करोड़ का वार्षिक अनुदान भी प्रदान किया गया था। इस पहल से इन गुरुद्वारों को बहुत फायदा हुआ है।
करोड़ों से ज़्यादा लोगों को मुफ्त खाना परोसते हैं ये लोग, इतनी सेवा करते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए स्टेप लिया गया था। करतारपुर साहिब सिखों के लिए सबसे पवित्र गुरुद्वारे में से एक, और विभाजन के बाद से भारतीय सिखों के लिए पाकिस्तान के इस गुरुद्वारे में जाने की ये मांग लंबित थी। मोदी सरकार ने पंजाब के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक से करतारपुर कॉरिडोर के विकास पर काम किया था और इस परियोजना के लिए 120 करोड़ रुपए भी अलॉट किए। प्रधानमंत्री ने खुद नवंबर 2019 में इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। करतारपुर साहिब के भारत से पाकिस्तान जाने वाले तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को भी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई थी। ये कम काम नहीं किए हैं। 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को न्याय पाने के लिए 30 साल से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। मोदी सरकार ने एक नई एसआईटी का गठन किया और 300 से अधिक मामलों को फिर से खोल दिया। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में 1984 को दंगों के 3,328 पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा दिलवाया गया। अकेले दिल्ली में 125.52 करोड़ रुपए के 1320 परिवारों को अतिरिक्त मुआवजा दिया गया। अन्य राज्यों में पंजाब चले गए कम से कम 1020 दंगाई, उनको भी दिलवाया गया। उन लोगों को जो दंगा से पीड़ित थे। प्रभावित परिवारों को पुनर्वास योजना के तहत प्रत्येक को 2 लाख रुपए दिए गए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पुनर्निर्मित जलियांवाला बाग कॉरिडोर के उद्घाटन का भी नेतृत्व किया, जो एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। 26 दिसंबर को वीर बलिदान दिवस हर साल मनाया जाएगा। इसकी घोषणा भी मोदी जी ने हाल ही में की है। इनके अलावा जो विकास कार्य पंजाब के लिए किए हैं उनका मैं जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि पूरे देशवासियों को पता है। लेकिन ये कुछ ऐसा लगता है कि कुछ लोग विदेशी धरती से जो खालिस्तान की मांग को दोबारा जीवित करना चाहते हैं, ये उनका एजेंडा है। मैं भारत के देशवासियों से, पंजाब के सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि वो समय की नाजुकता को समझें और किसी के बहकावों में ना आए। वो कोशिश करें कि अपने देश की प्रभुता और अखंडता को मेंटेन करने में राष्ट्र का सहयोग दें। पंजाब का किसान पूरे देश को अन्न पैदा करके सप्लाई करता है, वो अपनी उस महत्व को बनाए रखें। मैं इन्हीं बातों के साथ में एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के लंबे जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देशवासी ऐसा कभी कोई ऐसी घटना हमारे देश में किसी भी वीआईपी के साथ में ना हो। जो भी जनप्रतिनिधि हो उसको खुल करके काम करने का हम अवसर दें ताकि सुरक्षा की कोई कमी उसको महसूस ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, नमस्कार।